हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे। तो चलिए छात्रों, इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। अध्याय नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है छात्रों, इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 702, 704, 706 और 709 समाहित हैं। ठीक है, चलिए छात्रों, इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। छात्रों, यहाँ दिया है, अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया। दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस। तो छात्रों, यहाँ पर हमने अपने 10 सहपाठियों के नाम लिखे हैं। पहला है भावना, यहाँ लिखा है दूध और दाल। दूसरा है भूमि, यहाँ लिखा है दही, दाल, पनीर। तीसरा है राघव, यहाँ लिखा है दाल, दूध। चौथा है अमन, यहाँ लिखा है अंडा। पांचवा है डीनल, यहाँ लिखा है मछली। छठवा है एसिका, यहाँ लिखा है मूंगफली और दूध। सातवां है शोभा, यहाँ लिखा है मछली, अंडा। आठवां है विजय, यहाँ लिखा है दूध, अंडा। नवा है ऊषा, दूध, अंडा। 10वां है कल्पना, अंडा, दाल, पनीर। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर आप अपने 10 सहपाठियों के नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये प्रश्न हमने अपने आधार पर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पहला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन, यानी क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। दूसरा है स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तीसरा है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। चौथा है स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। पांचवा है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। अब यहाँ दिया है छात्रों, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। पहला है पित्तरस, दूसरा है लाला रस, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है अग्न्याशयिक रस। तो छात्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाला रस। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, लाला रस। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का स्त्रावण करती है। पहला है यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है क्षुद्रांत्र, चौथा है मलाशय। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान रचनाएं कहलाती हैं। पहला है दीर्घरोम, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है लाला ग्रंथि, चौथा है अमाशय। तो छात्रों, इसका सही उत्तर है दीर्घरोम, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि। ऑप्शन है मनुष्य सेल्यूलोज युक्त भोजन ग्रहण नहीं करते। दूसरा है मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। तीसरा है दोनों कथन सही हैं। चौथा है दोनों कथन सही नहीं है। तो छात्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप यहाँ लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 करते हैं। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। पहला है चर्वणक, दूसरा है रदनक, तीसरा है कृंतक, चौथा है उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। तो छात्रों, इसका सही उत्तर है रदनक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है छात्रों, अब हम करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है। इसका उत्तर है पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है। इसका उत्तर है मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3,
मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला है पाचन, दूसरा है अंतर्ग्रहण, तीसरा है अवशोषण, चौथा है निष्कासन, पांचवा है स्वांगीकरण। तो छात्रों इसका सही क्रम है, पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है निष्कासन। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर है पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायक करता है। ठीक है, तो छात्रों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों, अब हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। उत्तर है कृतंक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक, चौथा है चर्वणक। कृंतक का उपयोग काटने के लिए होता है। रदनक का उपयोग फाड़ने के लिए होता है। ठीक है, अग्रचवर्णक और चर्वणक इनका उपयोग चबाने के लिए होता है। ठीक है छात्रों, तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इनमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? उत्तर है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से पित्तरस स्रावित होता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ निभाता लिखा है छात्रों ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। सेलुलोज, मानव सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह इसे भली भांति नहीं चबा पाते। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है दीर्घ रोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इसके कार्य लिखिए। इसका उत्तर है संयंत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायता करती हैं। प्रश्न नंबर 9 है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। इसका उत्तर है गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंती रूमिनेट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे पचाते हैं। ठीक है छात्रों, तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है छात्रों मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग निम्न है। पहला है मुख्य गुहिका, दूसरा है ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत, पांचवा है बृहदांत्र और छठवा है मलद्वार यानी गुदा। ठीक है छात्रों, ये मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग है। और छात्रों आप यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का चित्र इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर हमने ये चित्र मानव पाचन तंत्र का बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 11। इसका पहला है अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए। उत्तर है अमीबा पादप द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है जो खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। और छात्रों यहाँ पर आप ये अमीबा का चित्र इस प्रकार से बना सकते हो। आपकी किताब में ये दिया गया है, आप अपनी किताब में से ये चित्र बना सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का दूसरा है निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षिप्त में लिखिए। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है स्वांगीकरण। ठीक है, पहला है अंतःग्रहण, मुंह के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण
करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दूसरा है स्वांगीकरण, रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण है। ठीक है। अब दिया है छात्रों प्रोजेक्ट कार्य 1। प्रश्न नंबर 1, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। इसका उत्तर है अगर शरीर का रखना है ध्यान तो आज से बंद करो धूम्रपान। ठीक है। और छात्रों आप यहाँ पर इस चित्र को भी बना सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। प्रश्न नंबर 2, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। बनाने की विधि। उपयोग, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं उसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डाल कर तैयार किया जाता है। उपयोग है दस्त व उल्टी में, दूसरा है निर्जलीकरण में, तीसरा है कमजोरी लगने में। ठीक है छात्रों, तो प्रोजेक्ट कार्य 2 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 3 करेंगे जो कि ऊष्मा के बारे में है। छात्रों इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 702, 704, 706, 708 और 716 समाहित है। तो चलिए छात्रों इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। छात्रों यहाँ दिया है दिए गए आकृतियों का अवलोकन कर ऊपर दिए चित्र में वैसा ही लिखिए और सोचो कि इनमें कौन सी वस्तु गर्म है एवं कौन सी ठंडी है। छात्रों यहाँ पर आइसक्रीम का चित्र दिया गया है तो इसमें लिखेंगे हम आइसक्रीम, और ये सूर्य का चित्र दिया गया तो इसमें लिखेंगे हम सूर्य। और छात्रों इस प्रकार की आकृति है लिखा है यहाँ पर गर्म पानी, तो यहाँ लिखेंगे हम गर्म पानी। और इस आकृति में यहाँ पर लिखेंगे हम गर्म प्रेस इस्त्री यहाँ पर। ठीक है। इस आकृति में लिखेंगे हम जलती हुई मोमबत्ती। इस आकृति में लिखेंगे हम गैस पर रखा गर्म तवा। और इस आकृति में लिखेंगे हम बर्फ। ठीक है। और यहाँ दिया छात्रों ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती हैं। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है। चलिए छात्रों इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करते हैं। यहाँ दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। पहला है ताप का मापन से किया जाता है, तो छात्रों इसमें आएगा तापमापी, यहाँ लिखेंगे हम ताप मापी। ठीक है। दूसरा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी, यहाँ लिखेंगे ठंडी वस्तु की ओर होता है। चौथा है रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक पदार्थ है। पांचवा है दिन के समय स्थल यानी थल जल की अपेक्षा शीघ्र, यहाँ पर आएगा गर्म होता है। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण। पहला है थर्मामीटर, दूसरा है माइक्रोस्कोप, तीसरा है स्टेथोस्कोप और चौथा है स्फाइग्नोमीटर। तो छात्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 थर्मामीटर। यहाँ हम लिखेंगे ये थर्मामीटर। प्रश्न नंबर 2 है लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी होती है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा की सुचालक, दूसरा है ऊष्मारोधी, तीसरा है विद्युत की सुचालक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो छात्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा रोधी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, समुद्री समीर कहते हैं। पहला ऑप्शन है समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, दूसरा है समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को, तीसरा है विकल्प ए एवं बी दोनों सही है, चौथा है दोनों सही नहीं है। तो छात्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समुद्र की ओर से
आने वाली वायु हो। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो छात्रों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप होगा। पहला है 34 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 102 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 39.5 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो छात्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? उस प्रक्रम का नाम लिखो। इसका उत्तर होगा छात्रों विकिरण। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था, आइसक्रीम में रखी लकड़ी की चम्मच, फ्रिज में जमी बर्फ। इसका उत्तर है छात्रों ठंडी वस्तुएं, आइसक्रीम, फलों का रस, फ्रिज में जमी बर्फ। ठीक है। और गर्म वस्तुएं होंगी चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। पहला है, इसका पहला प्रश्न है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। इसका उत्तर है पहले का, सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 94 से 108 फ़ारेनहाइट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। उत्तर है ऊष्मा चालक लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ऊष्मारोधी क्या होते हैं? लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। ठीक है छात्रों। प्रश्न नंबर 5 है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी। अगला प्रश्न करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? इसका उत्तर है डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर अब अंकीय डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा है? लिखिए। इसका उत्तर है तापमापी में पारे के प्रयोग में विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, इसलिए अंकीय तापमापी का उपयोग अधिक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद लगता है? इसका उत्तर है हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते एवं गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 9, प्रयोगशाला थर्मामीटर की परिसर लिखिए। उत्तर है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है छात्रों अब करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है ऊष्मा चालन किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण हुआ ऊष्मा संवहन किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा अंतरण कहते हैं। ठीक है छात्रों, तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? इसका उत्तर है सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो
कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। और छात्रों, यहाँ पर आप डॉक्टरी थर्मामीटर का एक इस प्रकार से चित्र बना सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 13, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है, डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग से पहले किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। तीसरा है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 14, जल समीर एवं थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। जल समीर समुद्री तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। और थल समीर क्या होता है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहा जाता है। और छात्रों, यहाँ पर आप जल समीर का इस प्रकार से चित्र बना सकते हो और यहाँ पर थल समीर का इस प्रकार से चित्र बना सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर में 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा एवं क्यों। इसका उत्तर है, काला पॉलिश किए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा तथा श्वेत पॉलिश किए पात्र का पानी कम गर्म होगा क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर 16, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। उत्तर है, हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जिससे उनके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। छात्रों, आप करेंगे हम प्रोजेक्ट 1। अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। तो छात्रों, यहाँ पर आपको अपने 10 सहपाठियों के नाम लिखना है और डॉक्टरी थर्मामीटर से उनके शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान को नाप कर लिखना है। तो छात्रों, इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रोजेक्ट 2, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। इसका उत्तर है, तापमापी का उपयोग करने से पहले इसे रोगाणु रोधक द्रव में डुबोया जाता है। दूसरा प्रश्न है, तापमापी को जीव के नीचे क्यों रखते हैं। क्योंकि ताप वृद्धि के कारण पारा प्रसारित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। इसका उत्तर है, तापमापी को मुंह के अतिरिक्त जीभ के नीचे बगल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है। इसका उत्तर है, शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है। ठीक है छात्रों। तो छात्रों, अध्याय नंबर 3 के प्रश्नोत्तर को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। छात्रों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। छात्रों, इसमें लर्निंग आउटकम्स 702, 704, 707, 713 और 716 समाहित हैं। तो चलिए छात्रों, इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करते हैं।
छात्रों, इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। छात्रों, यहाँ पर हमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इन पदार्थों को हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है पदार्थ और यहाँ पर दिया है स्वाद, खट्टा, कड़वा, अन्य। यहाँ पर इन्हीं पदार्थों में से हमको लिखना है नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम। ये सब किस प्रकार के पदार्थ हैं? ये सब खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है हमने छात्रों शक्कर, नमक, खाने का सोडा, खीरा, ठीक है। तो छात्रों, इस प्रकार से आप यहाँ पर ये टेबल को भर सकते हो, ठीक है। अब छात्रों, यहाँ पर दिया गया उपरोक्त सूची में से 5 कोई भी पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। इसके सामने सही का निशान लगाओ। पदार्थ का नाम लिखो, स्वाद का अनुमान लगाओ, क्षार, अम्ल, लवण। तो छात्रों, यहाँ पर हमने कुछ पदार्थ लिख लिए है, ठीक है। यहाँ पर इन पदार्थों के स्वाद का अनुमान लगाना है हमें, ठीक है। नींबू का रस खट्टा होता है, तो नींबू का रस खट्टा होता है, ये अम्ल की प्रवृत्ति होती है इसमें, ठीक है। संतरे का रस खट्टा होता है, ये भी अम्ल है। इमली खट्टा होता है, ये भी अम्ल है। खाने का सोडा कड़वा होता है, ये क्षार है। नमक खारा होता है और ये लवण है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये टेबल को भर सकते हो। अब छात्रों, इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पहला दिया है खलिस्तान। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, यहाँ पर खट्टा आएगा, ठीक है। दूसरा है अम्लीय या क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये सूचक कहलाते हैं। तीसरा है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चौथा है आशुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। पांचवा है लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। छात्रों, इसका उत्तर होगा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया मिथाइल ऑरेंज। दूसरा है इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा टार्टरिक अम्ल, यहाँ पर हमने लिखा है टार्टरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा गुलाबी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है अपाचन से बचने के लिए दूधिया, मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, यह है। इसका उत्तर होगा छात्रों क्षारक, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, इस क्रिया के फलस्वरूप बनती है। इसका उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर बी, लवण प्लस जल, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये छूने में चिकने नहीं होते हैं, उदाहरण नींबू, दही, इमली। प्रश्न नंबर 2 है क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। इसका उत्तर है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इन्हें छूने में चिकना होता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है उदासीन विलयन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है छात्रों ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, वे उदासीन विलयन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है प्राकृतिक सूचक हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी। रासायनिक सूचक है फिनोल्फ्थैलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। प्रश्न नंबर 5 है नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन ना होने का क्या कारण है। इसका उत्तर है विलयन की प्रकृति क्षारकीय है, क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबोने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 6 कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग
को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है? कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। उत्तर है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। प्रश्न नंबर 7, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? उत्तर है, स्रोत का नाम लाइकेन यानी सैक, ठीक है। इस विलयन का उपयोग क्षारकों व अम्लों का परीक्षण करने में किया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? लिखिए। उत्तर है, प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है, जिससे अति अम्लता से मुक्ति मिल जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी व तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालेंगे। पहला है, यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। दूसरा है, यदि लाल अथवा पिंक रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तीसरा है, यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह शक्कर का विलयन है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 10 है छात्रों, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? उत्तर है, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में बहने दिया जाएगा तो जलाशयों में रहने वाली मछलियां व अन्य जलीय जीव अपशिष्ट के अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, जिससे जलाशय के जीवों को कोई खतरा नहीं होता। प्रश्न नंबर 11, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? उत्तर है, जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें पदार्थों के कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पर दिया है पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल क्षारकों के नाम। नींबू का रस, साइट्रिक अम्ल, साबुन, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक, दही, लैक्टिक अम्ल, आंवला, एस्कार्बिक अम्ल, और चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक, इमली, टार्टरिक अम्ल। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, इसका पहला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। इसका उदाहरण है छात्रों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। इन दोनों की अभिक्रिया होने पर NaCl बन जाएगा यानी सोडियम क्लोराइड, ये लवण बन जाएगा, और प्लस H2O, और ये ऊष्मा निर्मुक्त होगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? उत्तर है, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन का विलयन का प्रभाव क्षारकीय होता है, जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसका पहला है, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। छात्रों, यहाँ पर हमने अम्ल के पॉइंट लिखे हैं और यहाँ पर क्षार के पॉइंट लिखे हैं। पहला है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे यानी कसेले होते हैं।
दूसरा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक क्या करते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा है अम्लों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता और क्षारक में क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। ठीक है छात्रों, अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा है गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ दिया है सूचक का पदार्थ पर प्रभाव गहरा गुलाबी या हरा। पदार्थ का प्रकृति अम्लीय क्षारीय उदासीन। नींबू का रस गहरा गुलाबी, ये अम्लीय है, ठीक है। शैम्पू हरा क्षारीय है। शक्कर का विलयन कोई परिवर्तन नहीं यानी उदासीन। नमक का विलयन सूचक का रंग नहीं बदलता यानी उदासीन। चूने का पानी हरा क्षारीय है। सोडा युक्त जल हरा, यहाँ पर आएगा क्षारीय। नल का जल सूचक का रंग नहीं बदलता यानी कि यहाँ पर आएगा उदासीन। छात्रों अब करते हैं हम प्रोजेक्ट 1। प्रश्न नंबर 1, एक चम्मच पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदें के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। यहाँ पर दिया है परीक्षण विलयन। हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव अम्लीय क्षारीय उदासीन जो प्रकट हुआ उसे लिखिए। नींबू का रस कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा अम्लीय। संतरे का रस कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा अम्लीय। सिरका कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा अम्लीय। साबुन का घोल लाल कर देता है, यहाँ पर आएगा क्षारीय। खाने का सोडा लाल रंग देगा, यहाँ पर आएगा क्षारीय। शक्कर का विलयन कोई परिवर्तन नहीं यानी कि यहाँ पर आएगा उदासीन। नमक का विलयन कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर आएगा उदासीन। छात्रों अब हम करेंगे प्रोजेक्ट 2। आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के नाम भी लिखिए। छात्रों यहाँ पर हमने 5 अम्ल के नाम लिखे हैं और यहाँ पर 5 क्षारकों के नाम लिखे हैं। पहला है सिरका एसिटिक अम्ल और क्षार है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है नींबू यानी साइट्रिक अम्ल और दूसरा क्षार है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है दूध दही यानी लैक्टिक अम्ल और तीसरा क्षार है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है अंगूर इमली यानी टार्टरिक अम्ल और यहाँ पर क्षार है EA ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है Mg ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है छात्रों, तो अध्याय नंबर 4 के प्रश्नोत्तर आप इस प्रकार से कर सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 703 समाहित है। तो चलिए छात्रों इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करते हैं। याद या छात्रों घटना को पढ़ो जो आपके अनुमान से परिवर्तन हुआ है, उस खाने में टिक का चिन्ह लगाओ और यदि नहीं तो रॉन्ग चिन्ह लगाओ। यह क्रमांक दिए है, ये घटना और ये भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। पहला है कागज़ को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है बर्फ़ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना, रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्टे के छोटे छोटे टुकड़े करना, भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वनीकरण, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का
दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। छात्रों अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पहला है लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन आएगा। दूसरा है पत्तियों से खाद बनाना, रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। चौथा है मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। पांचवा है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना, इसका सही उत्तर होगा छात्रों रासायनिक परिवर्तन। यहाँ हम लिखेंगे ए रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 2 है सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में रंग परिवर्तन हो जाता है क्योंकि, इसका सही उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर बी। सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बी सेब, बैगन एवं आलू वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। इसका उत्तर होगा छात्रों स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला है कागज के टुकड़े करना, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है लकड़ी के लट्ठे को काटना, चौथा है बर्फ का पिघलना। इसका सही उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। यहाँ लिखेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 5 करते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाली वह परत जो परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है वह है ओजोन परत। इसका सही उत्तर होगा छात्रों ओजोन परत, ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत। अगला प्रश्न करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थान पर लिखो। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, कागज का टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन। उत्तर है छात्रों भौतिक परिवर्तन क्या है मोम का पिघलना, जल में शक्कर का घुलना। रासायनिक परिवर्तन है भोजन का पाचन, कोयले का जलना। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे मोम का पिघलना, पानी का उबलना। प्रश्न नंबर 3 मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है। उत्तर है मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 4 है आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उत्तर है फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकने के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, फल का रंग बदल जाता है और उसकी बनावट भी बदल जाती है, इसे वापस उल्टा नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 करते हैं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है,
उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं छात्रों। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण लिखो। उत्तर है लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कॉपर सल्फेट विलयन यानी नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? उत्तर है कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाने के कारण आयरन सल्फेट का बनना है। प्रश्न नंबर 8 मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? अभिक्रिया का समीकरण को भी लिखो। उत्तर है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर कुछ श्वेत भस्म प्राप्त होती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। छात्रों आप यहाँ पर इसका रासायनिक परिवर्तन का सूत्र भी लिख सकते हो ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। छात्रों यहाँ पर आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10 रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? लिखिए। उत्तर है रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद बनने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। पहला है ध्वनि का उत्पन्न होना, दूसरा है गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना, तीसरा है रंग में परिवर्तन होना, चौथा है किसी गैस का बनना। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। उत्तर है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। छात्रों यहाँ पर आप इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हो। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और ये ब्रैकेट में CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये चूने का पानी है। ठीक है, गिव्स यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये प्लस जल। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? इसका वर्णन कीजिए। उत्तर है किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं और जल को गर्म करते हैं। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण जब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट में घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर ठंडा होने दे। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 करते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखिए। उत्तर है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। और छात्रों यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। उत्तर है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय निम्न हैं। पहला है लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस
की परत लगाते रहना चाहिए। दूसरा है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन से लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है। छात्रों अब हम करेंगे प्रोजेक्ट 1। प्रश्न नंबर 1, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर छात्रों हमने परिवर्तन का नाम लिखा है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण है, यहाँ पर परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण भी लिखा है। ठीक है, तो छात्रों इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रोजेक्ट 2, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो छात्रों यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर ये चित्र बना सकते हो। ठीक है, और उसके नाम भी लिख सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सकें। धन्यवाद छात्रों।